Hi guys, welcome to back my YouTube channel My Life Geography। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलो आज हम बात करेंगे अधिवास के प्रकारों में आधारभूत कार्यों के आधार पर अधिवासों के प्रकार। इससे पहले हमने मानव अधिवास की परिभाषाएं पढ़ी, उसकी आवश्यकताएं पढ़ी और इसके कुछ प्रकार भी हमने पढ़े। आज हमारे अधिवास का दूसरा टॉपिक है ग्रामीण अधिवास, यानी कि अधिवास के आधारभूत कार्यों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। इसको मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 ग्रामीण अधिवास, इसको प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित अधिवास भी कहा जाता है कि वह अधिवास जो मुख्यतः प्राथमिक व्यवसाय के कार्यों पर आधारित होता है और वहाँ की जनसंख्या आसपास के प्राथमिक कार्य जैसे कृषि, खनन, संग्रहण, आखेट आदि पर निर्भर करती है, वो कहलाता है ग्रामीण अधिवास। नंबर 2 नगरीय अधिवास, इसमें गैर प्राथमिक कार्य यानी कृषि, खनन, आखेट, संग्रहण आदि को छोड़कर विनिर्माण के कार्य, बैंकिंग सुविधाएं, परिवहन, व्यापार आदि यानी तृतीय चतुर्थ यानी प्राथमिक कार्य को छोड़कर अन्य कार्य किए जाते हैं। वहाँ पर निवासित जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या, नगरीय अधिवास भी कहा जाता है। ये थे अधिवास के आधारभूत कार्यों के आधार पर इसके प्रकार। अब हम बात करेंगे ग्रामीण अधिवास की कि ग्रामीण अधिवास के क्या क्या प्रकार है, ग्रामीण अधिवास की क्या समस्याएं हो सकती है। सबसे पहला है ग्रामीण अधिवास के प्रकार, मकानों की संख्या व इनके बीच की दूरी के आधार पर। अब क्या कहते हैं, मकानों की संख्या और उनके बीच की जो दूरी है उनके आधार पर अधिवास को मुख्यतः कुछ भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 सघन या गुच्छित अधिवास। सघन व गुच्छित यानी वह अधिवास जो मुख्य रूप से सघन यानी बहुत बसा हुआ, अधिक बसा हुआ व गुच्छे के रूप में पाया जाता है, जिसमें प्राय खेतों के मध्य की ऊंचे स्थान पर बने होते हैं, आवास पास होते हैं, सभी आवास एक स्थान पर संकेंद्रित होते हैं, सामाजिक प्रगाढ़ता बढ़ती है, एक दूसरे की सुरक्षा की भावनाएं होती है। इन आवासों में संख्या 50 से लेकर 40 से लेकर 100 के मध्य तक पाई जाती है। इनकी जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अधिक भी हो सकती है और यहाँ पाए जाने वाले जनसंख्या के संसाधन के आधार पर यहाँ भी जनसंख्या अधिक हो सकती है। फिर नंबर 2 है आपके प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास। प्रकीर्ण व एकांकी अधिवास वे अधिवास होते हैं जिसमें मुख्यतः आवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, दूर। जैसे मुख्यतः राजस्थान में इन्हें ढाणियाँ भी कहा जाता है। आवास बिखरे हुए एक दूसरे से दूर व कृषि भूमि के मध्य बने होते हैं। अब इनकी विशेषता देखो क्या होती है, एक तो आवास तो एक दूसरे से क्या होते हैं, अधिक दूर होते हैं। व्यक्ति एकांकी रूप में यानी अकेला निवास करता है। व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन के आदी होते हैं और यहाँ के लोग मुख्यतः स्वतंत्र जीवन जीने के आदी होते हैं। इन पर किसी अन्य व्यक्ति या समाज का प्रभाव नहीं होता है। एक दूसरे के सहयोग की भावना भी कम होती है। दूर दूर मकान होने से इनमें सहयोग की भावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कृषि में संलग्न जाति में ऊंच नीच का भेदभाव भी इसमें पाया जाता है। फिर नंबर 3 है मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवास मुख्यतः सघन अधिवास व प्रकीर्ण अधिवास के बीच की अवस्था। जब किसी अधिवास का विकास प्रकीर्ण अधिवास से सघन अधिवास की ओर बढ़ता है, इसकी जो मध्य की अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित अधिवास, जिसमें कुछ घर तो संग्रहित होते हैं और कुछ घर दूर दूर अवस्थाओं में पाए जाते हैं। फिर नंबर 4 है पल्ली अधिवास। अब पल्ली अधिवास किसे कहते हैं कि इस प्रकार के अधिवास के आवास एक दूसरे से अलग किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं। अब क्या कहता है, एक गांव तो एक होता है परंतु एक ही गांव में अलग अलग प्रकार की, अलग अलग जाति, अलग अलग समाज की क्या होती है, बस्तियां होती है। इस प्रकार के गांव को पल्ली अधिवास कहा जाता है। फिर ग्रामीण अधिवास के प्रकारों में नंबर 2 है ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप के आधार पर। अब क्या कहते हैं कि जो ग्रामीण अधिवास के उनके जो देखने से जो आकार हमें नजर आता है उस आकार के आधार पर उसको अन्य भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है रेखीय प्रतिरूप। इस प्रतिरूप का निर्माण मुख्यतः रेल मार्गों के किनारों पर, सड़क मार्ग के किनारों पर, नदी नहरों आदि के किनारों पर मकानों के बनने से इसका निर्माण होता है। फिर नंबर 2 है तीर प्रतिरूप। अब तीर प्रतिरूप जिस प्रकार से तीर होता है उस प्रकार से निर्मित प्रतिरूप, ये मुख्यतः संगम या दोआब क्षेत्र होता है। क्या होता है, दोआब क्षेत्र, जहाँ दो नदियाँ आकर मिलती है उसके बीच में अधिवास का निर्माण हो जाता है। फिर त्रिभुजाकार
प्रतिरूप, यानी जैसे ऐसा अधिवास जिसका निर्माण, जिसका आकार कैसा होता है, त्रिभुज के समान होता है। ये मुख्यतः नदियों, नहरों व सड़कों के संगम क्षेत्र पर पाया जाता है कि जहाँ पर नदी और सड़कों का संगम होगा, उसी के किनारे किनारे गाँवों का मकानों का निर्माण होगा। उन निर्माण से त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण हो जाता है। नंबर 4 है आयताकार प्रतिरूप, दो सड़कों के आपस में मिल जाने व उन सड़कों के लंबवत गलियों के विकास से। अब क्या कहता है कि जब दो सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें आपस में मिल जाती है और इन सड़कों से छोटी छोटी गलियां निकलती है, और इस प्रकार से निर्मित होने वाला अधिवास कौन सा होगा? आयताकार अधिवास। फिर नंबर 5 है अर्य प्रतिरूप, एक स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची व पक्की सड़कों के मिलने से। अब क्या कहता है, एक ऐसा स्थान होता है जिसके चारों ओर से आने वाली जो सड़कें या पक्की या कच्ची सड़कें होती है, जो एक स्थान पर आकर मिल जाती है और इनके किनारों पर जो छोटे छोटे घरों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से निर्मित होने वाला अधिवास कौन सा होगा? अर्य प्रतिरूप। फिर है वर्ताकार प्रतिरूप, यानी एक गोले के रूप में होने वाला अधिवास। यह मुख्यतः तालाब, झीलें, किले या किसी पहाड़ी के किनारों पर इसका निर्माण होता है। तारा प्रतिरूप, अर्य प्रतिरूप के विकास के बाद की ओर जाने वाले सड़कों के किनारों पर मकान के बनने से। अब क्या कहते हैं, तारा प्रतिरूप किसे कहते हैं कि जब अर्य प्रतिरूप का विकास हो जाता है और बाहर की ओर जाने वाली जितनी भी सड़कें होती है, उन सड़कों के किनारों पर मकानों का निर्माण होने लगता है, और इस प्रकार से निर्मित अधिवास कैसा दिखता है? तारे के समान दिखता है। फिर है पंख प्रतिरूप, जैसा कि हम देखते हैं कि एक पंखा होता है, एक पंखे के मध्य अधिवास, और इसमें 3 पंखड़ियां, 4 पंखड़ियों की तरह बाहर की ओर निकली हुई क्या होती है? गलियां होती है। केंद्रीय स्थल के चारों ओर मकान बनते हैं, यानी केंद्रीय स्थल में तो क्या होते हैं? बहुत सारे मकान होते हैं, और बाद में किनारों के सड़कों पर, बाहर निकलने वाले सड़कों के किनारों पर क्या होता है? छोटे छोटे मकानों का निर्माण होने लगता है। इस प्रकार से निर्मित प्रतिरूप कैसा दिखता है? पंखे के समान दिखता है। इसके बाद नंबर 9 है अनियमित प्रतिरूप, बिना किसी योजना से, कि जिस प्रतिरूप का निर्माण बिना किसी कारणवश या बिना किसी योजना से किया गया है। मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार अपने घरों का निर्माण कर लेता है और एक अनियमित प्रतिरूप का निर्माण हो जाता है। फिर है सीढ़ीनुमा प्रतिरूप, ये प्रतिरूप मुख्यतः पहाड़ी ढालों पर देखने को मिलता है, जिसमें मकान पहाड़ी के ऊपर से लेकर नीचे और नीचे से लेकर ऊपर की ओर बने होते हैं, जिसमें सीढ़ी की तरह देखने पर सीढ़ी की जैसा लगता है या दिखता है। फिर नंबर 11 है मधु छत्ता प्रतिरूप, यानी मधुमक्खी के छत्ते के अनुमान या अनुसार निर्मित प्रतिरूप। ये प्रतिरूप मुख्यतः जनजातियों द्वारा बनाए जाते हैं, कि जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास देखने को मिलते हैं। फिर ग्रामीण अधिवास की समस्याओं की बात करते हैं कि जो ग्रामीण अधिवास होते हैं उन अधिवासों में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पहला है आवागमन के साधनों का अभाव, कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के साधनों में क्या होती है? कमी होती है। कुछ मात्रा में साधन होते हैं, परंतु अधिक मात्रा में साधनों की क्या हो जाती है? कमी होती है। रेल परिवहन नहीं हो सकता, बस परिवहन नहीं हो सकता, किसी के पास पर्सनल व्हीकल नहीं होते। इस प्रकार की आवागमन की सुविधाओं का क्या होता है? या तो पूर्णतः अभाव होता है या बहुत ही कम सुविधाएं उपलब्ध होती है। नंबर 2 है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, यानी स्वास्थ्य सेवाओं का मतलब है चिकित्सा, दवाई की दुकानें आदि की दुकानों की क्या होती है? कमी होती है। और ये जो भी वस्तु है, जितनी भी चिकित्सा सुविधा होती है वो शहरों की ओर अधिक होती है, क्योंकि जहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है वहाँ बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होती है, जिसके आसपास कई क्षेत्रों का निर्माण होने लगता है। विद्युत आपूर्ति का अभाव, के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः विद्युत आपूर्ति भी क्या होती है? समय समय पर कटौती होती रहती है और बहुत ही कम विद्युत की पूर्ति होती है। फिर नंबर 5 है रोजगार के अवसर नहीं होना, के ग्रामीण अधिवास में मुख्यतः प्राथमिक कार्यों पर संलग्न जनसंख्या होती है, तो वहां पर जो रोजगार के साधन बहुत ही कम होते हैं। वहां पर रोजगार या लोगों को प्रति व्यक्ति आय भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसीलिए लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। सूचना तकनीकी व दूरभाषण इन सुविधाओं का अभाव, के सूचना तकनीकी यानी आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक संचार, आधुनिक यंत्रों की क्या होती है? कमी हो जाती है, और जो नगरीय क्षेत्रों द्वारा इन क्षेत्रों की इन सुविधाओं की अधिकता पाई जाती है। ये था ग्रामीण अधिवास। इसके बाद हम आपके लाएंगे नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास के प्रकार, नगरीय अधिवास की समस्याएं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं।